हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 3 को, ऑप्टिमाइजेशन डूइंग द बेस्ट यू कैन। अब जैसे हमने अपने चैप्टर 1 में ऑप्टिमाइजेशन को देखा था, वहाँ पे उसका क्या मीनिंग था कि जितने भी हमारे पास गिवन ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल, उनमें से जब हम बेस्ट फिजिबल ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो वो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन को शो करता है। तो इस चैप्टर 3 में हम यही सब देखने वाले हैं कि हमारे जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से हम कैसे अपनी बेस्ट फिजिबल ऑप्शन को चूज़ करें। तो अगर हम चैप्टर को स्टार्ट करें तो यहाँ पे अगेन हमारा जो चैप्टर है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि जो हमारी लोकेशन है वो कैसे अफेक्ट करती है हमारे हाउसिंग के रेंटल कॉस्ट को। मतलब क्या हुआ इसका, हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारी लोकेशन है वो भी हमारी रेंटल कॉस्ट को अफेक्ट करती है। हर डिफरेंट लोकेशन की जो रेंटल कॉस्ट होगी वो अलग अलग होगी। अब जैसे अगर हम बात करें सिटीज़ की तो वहाँ पर जो हमारी रेंटल कॉस्ट होगी, जो हमें रेंट पे करना पड़ेगा रहने के लिए, वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम सेम चीज़ अपने विलेज में देखें तो वहाँ पे हमारी रेंटल कॉस्ट कम होती है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारी लोकेशन कैसे अफेक्ट करती है हाउसिंग की रेंटल कॉस्ट को। तो लेट सपोज कि जो तुम्हारी जॉब है वो सेंटर ऑफ द सिटी के आसपास लग जाती है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कहाँ रहना है। अब तुम्हारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला कि अगर तुम सिटी सेंटर के पास में रहते हो तो वहाँ से तुम्हें 15 मिनट लगेंगे अपनी जॉब पर जाने में। अगर तुम उससे दूर रहते हो तो तुम्हें 30 मिनट्स लगेंगे अपनी जॉब पर जाने में। अब ये तो हो गई हमारी एक इंडिविजुअल की बात, हमारी बात कि अगर हमारी जॉब लगती है सेंटर ऑफ द सिटी में। लेकिन हमारे जैसे और भी तो वर्कर्स होंगे जो डाउनटाउन में वर्क कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये सेम क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ पर रहें, पास में रहें या फिर दूर में रहें। दूसरी प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं तो उन्हें देखना पड़ता है कि कहाँ पे हमारे अपार्टमेंट लेस एक्सपेंसिव है। तो कैसे हम चूज़ करें कि हमें कहाँ रहना चाहिए, हम कैसे बेस्ट डिसीज़न को लें जो भी हम ट्रेड ऑफ को फेस कर रहे हैं। उसमें से ट्रेड ऑफ क्या फेस कर रहे हैं हम यहाँ पे, या तो ये या तो वो। तो पहला कि हम कितना दूर रहें, पास में रहें ज़्यादा या दूर रहें। दूसरा हम फेस कर रहे हैं कि हम लेस एक्सपेंसिव अपार्टमेंट में रहें या फिर हम महंगे अपार्टमेंट में रहें। तो जो भी हम ट्रेड ऑफ फेस कर रहे हैं यहाँ पर इस गिवन सिचुएशन में, तो उसमें से हम अपनी बेस्ट चॉइस को कैसे करें। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हमारे गिवन ऑप्शंस में से हम अपनी ऑप्टिमाइज चॉइस को करें, हम अपनी बेस्ट चॉइस को चूज़ करें। कैसे करेंगे हम देखेंगे अपने कॉस्ट और बेनिफिट के एनालिसिस से। तो जो ये हमारा एग्जाम्पल है अपार्टमेंट हंटिंग का कि हम अपने अपार्टमेंट को कैसे चूज़ करें, इस पूरे चैप्टर में हम यही सिंगल एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसमें ऑप्टिमाइज चॉइस करते हैं। अब अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन की, तो इस चैप्टर में हमें ऑप्टिमाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके गिवन हैं। तो उसे हम आगे देखते हैं। टू काइंड्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे हमने अपने चैप्टर 1 में देखा था कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है चॉइसेस की, और जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो मान कर चलते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो बेस्ट ऑप्शन को ही चूज़ करेंगे अपने गिवन ऑप्शंस में से। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो ऑप्टिमाइज करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑप्टिमाइजेशन, वो यही चीज़ को शो करती है। अगर हम इसको और वर्ड्स में देखें तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो मानकर चलते हैं कि जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन है वो क्या डिस्क्राइब करता है, चॉइसेस को। किसकी चॉइसेस, हमारे लोगों की, हाउस होल्ड की, बिजनेसेस की और हमारी गवर्नमेंट्स की। इन चारों की जो चॉइसेस हैं, जो ये चारों डिसाइड करते हैं अपना बेस्ट ऑप्शन, वो हमारा ऑप्टिमाइजेशन डिस्क्राइब करता है। अब जो ये हमारी चॉइसेस हैं ये कैसी भी हो सकती हैं। चाहे हमारा कॉलेज स्टूडेंट ये डिसाइड करे कि वो अपनी स्प्रिंग ब्रेक में कहाँ ट्रैवल करेगा, या फिर हमारा जो वर्कर है वो अपने अपार्टमेंट को चूज़ करे, या फिर हमारे जो एप्पल है वो डिसाइड करे कि वो आईफोन का कितना प्राइस चार्ज करेगा। ये सारी ही चॉइसेस कनेक्टेड होती है हमारी यूनिफाइंग प्रिंसिपल से, ऑप्टिमाइजेशन से।
तो जब भी हमारे लोग चॉइसेस को फेस करते हैं, इकोनॉमिस्ट मान के चलते हैं कि वो ऑप्टिमली चूज़ करेंगे, बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इकोनॉमिस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि वो हमेशा सक्सेसफुल होंगे ऑप्टिमाइज़ करने में, मतलब कि वो हमेशा अपनी बेस्ट फिजिबल चॉइस को कर पाएंगे। बट लेकिन इकोनॉमिस्ट मान कर चलते हैं कि जो भी लोग चॉइस कर रहे हैं वो ट्राई करेंगे कि वो ऑप्टिमाइज चॉइस हो उनकी, एंड दे यूजुअली डू। तो यहाँ पर हमारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं वो सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे हर बार, बट हमारे इकोनॉमिस्ट ये तो बिल्कुल मानते हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं वो ट्राई करेंगे ऑप्टिमाइज होने का, और ज़्यादातर उनमें से ऑप्टिमाइज हो भी जाएंगे जो भी उनके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे। अगर हम इसको अदर वर्ड्स में समझें तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो लोगों का बिहेवियर है, लोगों की चॉइसेस है, वो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली हमारी ऑप्टिमाइजेशन से मैच करती है, मतलब एग्जैक्टली ऑप्टिमाइज नहीं करती बट अप्रॉक्सीमेटली ऑप्टिमाइज करती है। तो जो हमारे लोग हैं वो परफेक्टली ऑप्टिमाइज़र नहीं है, क्योंकि जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अब अगर हम कोई चीज़ को चूज़ कर रहे हैं अपने ऑप्शंस के साथ, तो हो सकता है कि वो आसान हो, बट ऐसा नहीं है कि वो हर केस में आसान हो। वो मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है चूज़ करना कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। अब अगर हम बात करें अपने एग्जाम्पल की ही, जहाँ पे हमें अपार्टमेंट चूज़ करना था, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जितनी लार्ज सिटी होगी उतने ही ज़्यादा रेंटल अपार्टमेंट्स होंगे, और हमारे हर अपार्टमेंट के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होंगे, सबके अपने अपने अलग अलग प्लस पॉइंट होंगे। चाहे हो सकता है कि किसी के अपार्टमेंट के पास पार्क हो, बहुत अच्छा मॉल हो, किसी की लोकेशन अच्छी हो, किसी का व्यू अच्छा हो, किसी के अपार्टमेंट के पास कुछ भी ना हो। तो सबके अपने अपने डिफरेंट प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट होंगे। अब उसमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अपार्टमेंट अच्छा है? तो यहाँ पे हम इतनी ईजिली देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, जो भी हम ट्रेड ऑफ फेस कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए चूज़ करना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हमें पता ही नहीं चल सकता कि कौन सी चॉइस हमारे लिए बेस्ट है। अब अगर लेट सपोज कि हम छोटे स्केल पे भी सिर्फ 2 अपार्टमेंट की बात करें और उन्हें कंपेयर करें, तो पहला अपार्टमेंट जिसका रेंट कम हो, दूसरा अपार्टमेंट जो हमारी शॉर्टर डिस्टेंस पे हो जॉब से, तो इसमें भी अगर हम बात करें कि हमारी बेस्ट चॉइस क्या होगी, तो वो भी हमें देखनी पड़ती है। हम उसे कैसे पता करेंगे कि हमारी बेस्ट चॉइस क्या है, कि अगर हम लो रेंट वाले अपार्टमेंट में रह रहे हैं या उस अपार्टमेंट में रह रहे हैं जो हमारी जॉब से पास में है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे कि कैसे हम अपनी ऑप्टिमल चॉइस करते हैं। तो अगर हम वापस आएँ अपनी हेडिंग पर, 2 काइंड्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन को देखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, 2 मेथड्स हैं, 2 टेक्निक्स हैं। पहला ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल्स, दूसरा है हमारा ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंस। तो उसे हम आगे समझते हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल की, इसमें हम अपनी बेस्ट चॉइस कैसे करते हैं? जो भी हमारे पास गिवन ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हमारे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसके हम टोटल नेट बेनिफिट को कैलकुलेट करते हैं, और उन सबको कंपेयर करने के बाद हम एंड में अपनी बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ कर लेते हैं। फिर अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंस की, तो इसमें हम टोटल नेट बेनिफिट को नहीं करते कैलकुलेट, इसमें हम चेंज इन नेट बेनिफिट को कैलकुलेट करते हैं जब एक पर्सन स्विच करता है एक अल्टरनेटिव से दूसरे अल्टरनेटिव पर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब हम अपने एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर मूव कर रहे हैं, तो उससे हमें नेट बेनिफिट जो चेंज हो रहा है उसको हम देखते हैं, और उसके बिहाफ पर हम कंपेयर करके अपनी बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं। अब बाय वर्ड्स तो इतना नहीं क्लियर होगा, तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के बेस पे समझें, तो लेट सपोज हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि हम अपने चॉकलेट के इस बैग को चूज़ करें, दूसरा कि हम अपने सेकंड बैग को चूज़ करें। अब इन दोनों बैग्स को चूज़ करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है? तो उसको हम इन्हीं दोनों टेक्निक से समझेंगे कि कौन सी हमारी बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल की, तो इस टेक्निक में हम अपने टोटल नेट बेनिफिट को देखते हैं। तो अगर हम बात करें अपने दोनों बैग्स की,
तो हम वो बैग चूज़ करेंगे जिसमें हमारा टोटल इन्जॉयमेंट सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंस की, तो उसमें हम देखते हैं चेंज इन नेट बेनिफिट जब हम स्विच करते हैं अपने एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अगर लेट सपोज हम इससे शिफ्ट कर रहे हैं अपने दूसरे ऑप्शन पर, तो हमारा चेंज क्या है, उस चेंज का नेट बेनिफिट क्या है, उसके बिहाफ पर हम चूज़ करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम बैग 1 से बैग 2 पर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा चेंज क्या है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी ये वाली चॉकलेट भी यहाँ पर है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये इससे मैच हो गई, हमारा ये इससे मैच हो गया, हमारा ये इससे मैच हो गया, हमारा ये इससे मैच हो गया, हमारा डव इससे मैच हो गया, हमारा ये इससे मैच हो गया। तो बची जो हमारी लास्ट चॉकलेट ये वाली और हमारी ये वाली, ये दोनों आपस में मैच ही नहीं हुई। तो अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर, तो हमारा चेंज इन नेट बेनिफिट को हम देखेंगे। तो हमारा चेंज क्या है कि इसमें हमारी मिल्की वे है और इसमें हमारी 3 मस्कीटियर्स हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये तो हमारा हो गया चेंज। अब अगर हम बात करें नेट बेनिफिट की, तो उसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सबको सेम सेम कर दिया, ये तो हमारी हो गई सेम सेम चॉकलेट्स। अब अगर हम बात करें चेंज की, तो हमारा यही एक इकलौता चेंज है। तो अगर हम बात कर रहे हैं चेंज इन नेट बेनिफिट की, तो वो हमारा डिसाइड होगा सिर्फ इन दोनों से। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मिल्की वे की ज़्यादा वैल्यू है या फिर हमारी 3 मस्कीटियर्स की ज़्यादा वैल्यू है। अगर हमें मिल्की वे ज़्यादा वैल्यू देगी तो हम अपने फर्स्ट बैग को चूज़ करेंगे, अदरवाइज हम अपने सेकेंड बैग को चूज़ करेंगे। तो अगर हम बात करें अपनी ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल की, उसमें हम अपने टोटल नेट बेनिफिट को देखते हैं। अगर हम फर्स्ट बैग को चूज़ कर रहे हैं तो इन सब को लेकर हमारा टोटल नेट बेनिफिट कितना है और इन सब को लेकर हमारा टोटल नेट बेनिफिट कितना है, जिसका ज़्यादा होगा वो बैग हम चूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्टिमाइजेशन इन डिफरेंस की, तो हम टोटल को नहीं देखते बट हम मार्जिनल को देखते हैं कि अगर हम एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर शिफ्ट कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो हमारा चेंज क्या है और उस चेंज का नेट बेनिफिट क्या है, किसको खाकर हमें, किसको लेकर हमें ज़्यादा वैल्यू हो रही है, और उस बिहाफ पर हम अपने दोनों बैग को चूज़ करेंगे। अब अगर हम अपने दोनों ऑप्टिमाइजेशन को और इन डिटेल देखेंगे आगे, तो उससे हमारा जो दोनों ऑप्टिमाइजेशन है इन लेवल्स या फिर इन डिफरेंस, वो और क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम पहले बात करें ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल्स की, जहाँ पे हम अपना टोटल नेट बेनिफिट देखते हैं, तो उसे हम देखते हैं अपनी अपार्टमेंट हंटिंग एग्जाम्पल में। 3.2 ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल्स। अब इस सेम चीज़ को हम एक दूसरे एग्जाम्पल में समझेंगे, जो है हमारा अपार्टमेंट हंटिंग। इसमें हम अपने अपार्टमेंट को ही ढूंढ रहे हैं कि कौन सा अपार्टमेंट हमारे लिए बेस्ट है। तो अगर हम अपने डायग्राम को देखें, यहाँ पे ये हमारी ब्लैक डॉट जो है, ये हमें हमारी जॉब लोकेशन गिवन है और उसके साथ हमें 4 ऑप्शन गिवन है जो हमने शॉर्ट लिस्ट करे हैं अपने अपार्टमेंट के लिए। पहला कि जो सबसे ज़्यादा क्लोज है, दूसरा जो हमारा थोड़ी दूर है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो वो हमारा फिर से एक और दूर है, और हमारा लास्ट ऑप्शन तो सबसे दूर है हमारी जॉब से। तो अगर हम इसकी पहले थोड़ी थ्योरी पर ध्यान दें और वापस फिर एग्जाम्पल पे आएँ, तो हमने 4 अपार्टमेंट शॉर्ट लिस्ट करे हैं। अगर हम बात करें 2 की इंफॉर्मेशन की, तो हमें यहाँ पर गिवन है हर अपार्टमेंट का रेंट, कि हर अपार्टमेंट की रेंट की कॉस्ट क्या है। दूसरा हमें गिवन है कि हर अपार्टमेंट जो हमारा ऑफिस से दूर है, जो हमारी जॉब से दूर है, उसको वहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगता है। अगर हम वेरी क्लोज में रहते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा जॉब पे पहुँचने में, अगर हम क्लोज में रहते हैं तो हमारे को कितना टाइम लगेगा, फार पे रहते हैं तो कितना टाइम लगेगा, और अगर हम वेरी फार पे रहते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा जॉब पर पहुंचने में। ये हमारे 2 की फीचर्स गिवन है, पहला हमारा रेंट, दूसरा हमें कितना टाइम लगेगा अपनी जॉब पर पहुंचने में।
फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है कि जो भी हमारे अपार्टमेंट्स हैं ये सारे अपार्टमेंट सेम हैं। अपार्टमेंट सेम है का क्या मतलब हुआ, किस सेंस में सेम है, क्योंकि डिस्टेंस तो सबकी अलग है और रेंट भी सबका अलग है। तो किस सेंस में हमारे अपार्टमेंट सेम है, इन टर्म्स ऑफ अदर फीचर्स एंड कॉस्ट। अगर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की तो यहाँ पर कॉस्ट हम ले रहे हैं अदर देन टाइम। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे सारे ही अपार्टमेंट सेम है। हम बोल रहे हैं इसे इन टर्म्स ऑफ अदर फीचर्स एंड कॉस्ट अदर देन टाइम। मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे सारे अपार्टमेंट सेम है, हमारे सारे अपार्टमेंट आइडेंटिकल हैं, तो हम बोल रहे हैं कि उसके अदर फीचर्स और जो उसकी अदर कॉस्ट है वो सेम है अदर देन टाइम। मतलब कि हमारे अगर बात करें अदर फीचर्स की, तो जैसे हमने पीछे देखा कि हो सकता है कि कुछ अपार्टमेंट की लोकेशन बहुत अच्छी हो सकता है कि किसी का व्यू बहुत अच्छा हो, किसी के पास बहुत अच्छे पार्क्स हो, किसी के पास मार्केट का एडवांटेज हो। तो ये सारे जो अदर फीचर्स हैं ये सबके अलग अलग नहीं होंगे। अगर हम बात करें कि सारे अपार्टमेंट हमारे सेम है तो उनके अदर फीचर्स भी जो उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट कर रहे हैं, किसी का व्यू अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, तो वो सारे भी सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, सबके अदर फीचर्स सेम है। फिर अगर हम बात करें अपनी अदर कॉस्ट की तो वो भी हमारी सेम है। मतलब कि हो सकता है कि किसी अपार्टमेंट के पास में ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, किसी के में नहीं हो सकता है कि किसी के बिल्कुल घर के पास, किसी के बिल्कुल अपार्टमेंट के पास मेट्रो स्टेशन हो, किसी के पास बस स्टेशन हो, लेकिन हो सकता है कि किसी के पास नहीं हो। तो जो हमारी अदर कॉस्ट लग रही है, अब अगर जैसे किसी के पास मेट्रो स्टेशन पास में होगा तो उसकी कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन जिसके मेट्रो स्टेशन बहुत दूर होगा तो उसे अपने ऑटो का खर्चा भी देना पड़ेगा। तो जो भी अदर कॉस्ट लगेगी वो भी सेम होगी हर अपार्टमेंट की। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे हर अपार्टमेंट सेम है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं टाइम की तो जो हमारी टाइम कॉस्ट है वो सब में सेम नहीं लग रही है, क्योंकि हमने अपनी टू की इंफॉर्मेशन में क्या देखा है कि वो हमें दे रहे हैं कि हर अपार्टमेंट का रेंट कितना है, सबका अलग अलग होगा ऑब्वियसली, और हमारे हर अपार्टमेंट से टाइम कितना लग रहा है। तो जो हमारी टाइम कॉस्ट है वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, हमारे अपार्टमेंट की जो टाइम कॉस्ट है वो अलग होगी। तो क्या सेम होगा, अदर फीचर्स और अदर कॉस्ट सेम होगी, लेकिन हमारी टाइम कॉस्ट सेम नहीं होगी। और जो हमारे की फीचर्स है रेंट और टाइम वो भी अलग अलग होंगे। तो उसे हम आगे देखते हैं। अब नाउ तो ये हमारे 4 अपार्टमेंट थे जो हमने पीछे डायग्राम में देखे थे, और यहाँ पे हमें कम्यूटिंग टाइम गिवन है, मतलब कि हमें कितना टाइम लग रहा है अपने वर्क प्लेस पर जाने पे। तो जो सबसे पास है उसमें 5 घंटे लग रहे हैं, जो उसके बाद दूर है थोड़ा सा उसमें 10 घंटे लग रहे हैं, जो उससे और दूर है तो उसमें 15 घंटे लग रहे हैं, और जो सबसे दूर है उसमें 20 घंटे लग रहे हैं। अब अगर हम बात करें रेंट की तो जो सबसे पास है हम नोटिस कर सकते हैं उसका रेंट सबसे ज़्यादा है, जो उससे थोड़ा दूर है तो उसका रेंट और कम हो गया, जो उससे और दूर है तो उसका रेंट और कम हो गया, और जो सबसे दूर है उसका रेंट सबसे ज़्यादा कम हो गया। तो अगर हम बात करें शिफ्ट की, एक सेकेंड, तो अगर हम बात करें शिफ्ट की, शिफ्ट मतलब कि अगर हम नीचे की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, वेरी क्लोज से क्लोज पे जा रहे हैं, क्लोज से फार पे जा रहे हैं, फार से वेरी फार पे जा रहे हैं, तो जो हमारे नंबर ऑफ आवर्स हैं ऑफिस पहुंचने के वो इंक्रीज होते जा रहे हैं जितना हम नीचे जाते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें रेंट की तो जितना हम नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं उतना हमारा रेंट कम होता जा रहा है। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ आवर्स की तो हम देख सकते हैं ये बिल्कुल लॉजिकल है कि जितना हम ज़्यादा दूर रहेंगे उतने ज़्यादा हमें घंटे लगेंगे अपने ऑफिस पहुंचने में। लेकिन अगर हम बात करें रेंट की तो जितना ज़्यादा हम दूर रहेंगे अपनी वर्क प्लेस से उतना हमारा रेंट कम क्यों होगा। तो ये काफ़ी ऐसा नहीं है कि हमने बस अज्यूम करा हुआ है, इसका अच्छा खासा बिल्कुल लॉजिक है जो हमें चैप्टर के एंड में हमारी एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक में गिवन है। तो इसके हम बाद में बात करेंगे कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, बट अभी के लिए हम इसे लेकर चलते हैं कि जितना ज़्यादा हम दूर रहेंगे उतना हमारा रेंट कम रहेगा।
तो अब अगर हम बात करें कि कौन सा अपार्टमेंट हमारे लिए बेस्ट होगा और उसको हम देख रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल्स में, तो उसमें हम बात करते हैं टोटल नेट बेनिफिट की। हमारा टोटल नेट बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट माइनस कॉस्ट। तो अगर हम बात करें अपने बेनिफिट की, तो हम देख सकते हैं कि जब हम मूव करेंगे वेरी क्लोज से क्लोज पर, क्लोज से फार पर और फार से वेरी फार पर, या फिर अगर हम इसको दूसरी डायरेक्शन में कहीं पर भी मूव करेंगे किसी भी अपार्टमेंट में, तो हमारे जो टोटल बेनिफिट है वो क्या होंगे? कुछ भी नहीं होंगे। हमारे हर अपार्टमेंट का जो बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज़ हो जाएगा, वो सब का सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वेरी क्लोज से वेरी फार पे गई तो मेरा बेनिफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर फार से क्लोज पे चली जाऊंगी तो मेरा बेनिफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। नहीं, हमारे जो बेनिफिट हैं वो सब पर सेम होंगे। सेम क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर जो हमने पीछे लेकर चले हैं हम कि हमारे सारे अपार्टमेंट सेम होंगे, क्योंकि हमने इनके अदर फीचर्स और अदर कॉस्ट तो ओमिटेड वेरिएबल में ले लिए, मतलब कि वो हमने इंक्लूड नहीं करे। तो जो हमारे सारे अपार्टमेंट्स थे हमने देखा था कि वो बिल्कुल ही सेम है। अब अगर सेम है तो ऐसा तो नहीं है कि किसी का बेनिफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, किसी का बेनिफिट कम होएगा। अगर सारे अपार्टमेंट सेम है तो उनके सारे बेनिफिट भी सेम होंगे। तो हमारे यहाँ पर जो बेनिफिट है सारे वो सब सेम है। अगर हम किसी भी अपार्टमेंट में मूव करते हैं तो हमारे बेनिफिट जो हैं वो सेम रहेंगे। फिर अगर हम बात करें अपनी कॉस्ट की, तो हमारी अदर कॉस्ट तो सेम है, लेकिन अगर हम बात करें अपनी रेंट की कॉस्ट की, अपने टाइम की कॉस्ट की, तो ये दोनों कॉस्ट तो सेम नहीं है। तो अब अगर हमें अपना टोटल नेट बेनिफिट मैक्सिमम करना है ऑप्टिमाइज चॉइस के लिए, तो उसके लिए हम अपने बेनिफिट को तो चेंज नहीं कर रहे, हमारा बेनिफिट सब केस में सेम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बेस्ट चॉइस क्या है जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी? क्योंकि हमारा जो बेनिफिट है वो तो फिक्स्ड हो गया ना। अब जो इससे माइनस करेंगे वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, तभी हमारा टोटल नेट बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो हमें अब देखनी है अपनी टोटल कॉस्ट और उसे मिनिमम करना है कि हमारी जो सबसे कम टोटल कॉस्ट होगी उसमें हमें सबसे ज़्यादा टोटल नेट बेनिफिट हो रहा होगा और वही हमारी ऑप्टिमाइज चॉइस होगी। अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट की, तो इसमें हमारी कौन कौन सी कॉस्ट आएगी? एक जो हमारी रेंट की कॉस्ट है, प्लस जो हमारी टाइम की कॉस्ट है। अब अगर हम बात करें अपने टाइम की कॉस्ट की, तो हमने ऊपर देखा है कि हमें नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। अब अगर लेट सपोज यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे 5 घंटे लग रहे हैं पहुँचने के लिए और यहाँ पे मुझे 10 घंटे लग रहे हैं पहुँचने के लिए। तो अगर मैं इस 10 घंटे वाले को चूज़ करती हूँ तो यहाँ पे मुझे 5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। उन 5 घंटों में हो सकता था मैं कुछ और कर सकती थी। तो हमने अपने चैप्टर 1 में ऑलरेडी देखा था कि अगर हम अपनी टाइम की कॉस्ट को देखें तो हमारा 1 आवर कॉस्ट करता है हमारा $10। तो अगर हम बात करें अपने कम्यूटिंग टाइम की, यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट के लिए रेंट ऑलरेडी गिवन है, बट हमें अपनी टाइम की कॉस्ट नहीं गिवन, हमें बस टाइम गिवन है कि कितने आवर्स हमें लगेंगे। अगर हम इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 150 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 200। ये हो गई हमारी टाइम कॉस्ट। अब अगर हम बात करें अपने टोटल कॉस्ट की, तो हम अपनी टाइम कॉस्ट को प्लस कर देंगे अपने रेंट से और यहाँ पर आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। तो अब अगर हम अपने रेंट को और टाइम की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी ये। तो अब अगर हम बात करें अपने टोटल नेट बेनिफिट की, क्योंकि इसी से हम अपने बेस्ट ऑप्शन को देखेंगे, जहाँ पर हमारा टोटल नेट बेनिफिट ज़्यादा होगा सबसे, वही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। हमारा बेनिफिट जो है वो सेम है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है। तो मान लो अगर वो कुछ भी लेट सपोज x है, तो उसमें से हमारा अगर हम बात करें टोटल नेट बेनिफिट कब ज़्यादा होगा? जब हमारी कॉस्ट सबसे कम होगी। अगर हम x में से
सबसे मिनिमम माइनस करेंगे तभी हमारा टोटल नेट बेनिफिट ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें अपनी मिनिमम कॉस्ट की, तो जो हमने यहाँ पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करी है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सबसे कम कॉस्ट है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फार अपार्टमेंट है वो हमारा बेस्ट फिजिबल ऑप्शन है। सेम हमारी चीज़ आगे गिवन है टेबल में। तो यहाँ पे हमारी रेंट कॉस्ट ऑलरेडी गिवन थी। अगर हम बात करें अपनी टाइम की कॉस्ट की, तो हमें टाइम गिवन था, उसकी कॉस्ट को निकालने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारी टाइम की कॉस्ट आ गई। इन दोनों को ऐड करके हमारा यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ गया। हम देख सकते हैं कि फार पे हमारी सबसे कम टोटल कॉस्ट है, इसीलिए हमारा जो फार ऑप्शन है वो हमारा बेस्ट फिजिबल चॉइस है। अब अगर हम इसी सेम चीज़ को अपने डायग्राम के थ्रू समझें, लेट्स सपोज कि हम अपने एक्स एक्सिस पर अपार्टमेंट को प्लॉट करें और अपनी टोटल कॉस्ट को वाई एक्सिस पर प्लॉट करें, तो वहाँ से भी हम अपनी मिनिमम कॉस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम इजीली देख सकते हैं कि देखो, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, जो हमारा वेरी क्लोज था, उसकी टोटल कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। फिर अगर हम बात करें क्लोज की, तो उसकी टोटल कॉस्ट इतनी है, हमारे फार की टोटल कॉस्ट इतनी है, और वेरी फार की हमारी टोटल कॉस्ट फिर से इंक्रीज़ हो गई। तो हम देख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे यहाँ से ऐसे कर दें, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट सबसे मिनिमम है, क्योंकि अगर हम बात करें क्लोज की तो वो यहाँ पर है, अगर हम बात करें अपने वेरी फार की तो वो हमारी यहाँ पर है, अगर हम बात करें वेरी क्लोज की तो वो हमारी यहाँ पर है। तो हमारी सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर, हमारे फार पर। अब ये तो हो गया हमारा ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल्स। अब इसी टॉपिक के अंदर हमारा एक छोटा सा टॉपिक गिवन है, कंपैरेटिव स्टैटिक्स, तो उसे हम आगे देखते हैं। अब हमारा कंपैरेटिव स्टैटिक क्या होता है? तो कंपैरेटिव स्टैटिक में हम कंपेयर करते हैं किस चीज़ को? हमारे आउटकम को। तो अगर हम बात करें कंपेयर करने की, तो कंपेयर तभी जो करेंगे जब हमारी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो जो हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आउटकम्स को, तो वो हमारे दो आउटकम्स हैं। पहला हमारा बिफोर, दूसरा हमारा आफ्टर। और बिफोर एंड आफ्टर में हमारा क्या कॉमन डिफरेंस है कि जब हमारे कुछ वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम बात करें कंपैरेटिव स्टैटिक की, तो जब भी हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, तो हम उसके बिफोर, लाइक जब वो चेंज नहीं हुए थे, और उसके बाद जब वो चेंज हो गए, हम अपने आउटकम को कंपेयर करके देखते हैं। तो अगर हम इस चेंज को देखें, तो अगर हम अपने चेंज को आउटकम में देखें कि क्या चेंजेस आए हमारे आउटकम में, तो लेट सपोज हम अपना चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल ले लेते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम। हमने अपनी लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो हमारा पर आवर है वो कॉस्ट करता है $10। अब अगर हम इसे चेंज कर रहे हैं, तो लेट सपोज कि जो हमारा पर आवर है वो कॉस्ट करता है हमें $15। अब हमारी पर आवर की कॉस्ट कैसे बढ़ गई? तो इसमें हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं फ्रीलांस वर्कर का। फ्रीलांस वर्कर्स कौन से होते हैं? जो हमारे पर टास्क बेसिस पर भी अर्न करते हैं। तो अगर हम बात करें अपने फ्रीलांस वर्कर की, तो उनकी टाइम की वैल्यू हमसे ज़्यादा होती है। अगर वो जॉब कर रहे हैं और अपने एक्स्ट्रा टाइम में वो कुछ और भी अर्न कर रहे हैं, तो उनकी टाइम की वैल्यू हमसे ज़्यादा होगी। अगर हम इसको एग्जांपल के बेस पे समझें, तो हमने देखा था कि वेरी क्लोज में हमें 5 आवर्स लग रहे थे और हमारे क्लोज में हमें लग रहे थे 10 घंटे। तो अगर फ्रीलांस वर्कर क्लोज अपार्टमेंट में रहता है और 10 घंटे अपनी ट्रैवलिंग पे स्पेंड कर रहा है ऑफिस जाने के लिए, तो उसे 5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं।
इन 5 आवर्स में वो फ्रीलांस में काम करके अपने पर टास्क बेसिस पे अर्न भी कर सकता था। तो अगर हम बात करें फ्रीलांस वर्कर की, तो उनकी पर आवर्स की कॉस्ट हमने अज्यूम करी है कि वो $15 है, वो हमसे ज़्यादा है। अब ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल चेंज। तो अब अगर हम बात करें अपने आउटकम्स की, तो हमने बिफोर का तो ऑलरेडी देख लिया जब हमारा $10 था पर आवर टाइम की कॉस्ट। अब अगर हम बात करें आफ्टर सिचुएशन की, तो यहाँ पे हमारी हो गई $15 पर आवर कॉस्ट। तो $10 में तो हमने ऑलरेडी अपना आउटकम देख लिया था और हमने अपनी चॉइस भी देख ली थी। लेकिन अगर हम बात करें $15 की, तो हमारे आउटकम में क्या चेंजेस आएंगे, जहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई करा था, वहाँ पे अब हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपनी टाइम की कॉस्ट को निकालने के लिए। और जो हमारी रेंट की कॉस्ट थी वो तो सेम रहेगी। फिर हम देखेंगे कि हमारी टोटल कॉस्ट में कितने चेंजेस आए जब हमारी टाइम की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा $15 हुआ है 10 से, तो हमारी टाइम की कॉस्ट पहले से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे देखते हैं कि हमारे टोटल कॉस्ट में कितने चेंजेस आए जब हमारा पर आवर $15 हुआ, एंड देन उसके बाद हम इन दोनों सिचुएशन को बिफोर एंड आफ्टर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारा अपार्टमेंट सेम है, हमारा जो टाइम लग रहा था ऑफिस जाने तक वो भी सेम है, और हमारा रेंट भी सेम है। तो चेंजेस किस में आए कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे इस बार 15 से, और हमारा जो टाइम की कॉस्ट है वो ये आ जाएगी, ये हो गई हमारी न्यू टाइम कॉस्ट, जिसकी वजह से हमारे जो टोटल कॉस्ट है वो भी चेंज हो जाएंगे। और हमें अपनी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करनी थी टोटल नेट बेनिफिट को इंक्रीज करने के लिए। तो इस केस में जो हमारी सबसे कम कॉस्ट है वो यहाँ पर है, और वो हमारा ऑप्शन है क्लोज अपार्टमेंट। तो हम देख सकते हैं कि जो इससे लास्ट एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम $10 थी, वहाँ पे तो हमारे सबसे बेस्ट ऑप्शन था फार। लेकिन जब हमारा वेरिएबल चेंज हुआ और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम $15 हो गई, उस केस में हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है क्लोज अपार्टमेंट। अब जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में $10 में ग्राफ में देखी थी मिनिमम कॉस्ट, तो अगर हम सेम अपने अपार्टमेंट और टोटल कॉस्ट को ग्राफ में ड्रॉ करें इस एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे भी हम अपनी मिनिमम कॉस्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि वेरी क्लोज में हमारी कॉस्ट कुछ इसके बीच में लग रही है। अगर हम बात करें क्लोज की, तो हमारी कॉस्ट यहाँ पे लग रही है। अगर हम बात करें फार की, तो वो हमारी कॉस्ट अगेन यहाँ पे सेम यही है, ये हमारी कॉस्ट बिल्कुल सेम है। अब अगर हम बात करें वेरी फार की, तो वो हमारी कॉस्ट यहाँ पे लग रही है। तो ग्राफ के थ्रू भी हम देख सकते हैं कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे लग रही है, हमारी इस ऑप्शन पे। ये हमारा क्लोज ऑप्टिमम है, हमारी ये सबसे बेस्ट चॉइस है। नाउ अब हमने बिफोर तो ऑलरेडी देख लिया था, यहाँ पे हमारा आफ्टर भी कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करें अपने कंपैरिजन की, तो उसे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला टोटल कॉस्ट कर्व है वो तब का है जब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम थी $15 पर आवर। फिर अगर हम बात करें नीचे वाले टोटल कॉस्ट कर्व की, तो वो हमारा तब का है जब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम थी $10 पर आवर। ये दोनों हमने ऑलरेडी पीछे भी देख लिए। अब अगर हम इनका कंपैरिजन करें, तो हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारे $10 पर आवर वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम का टोटल कॉस्ट कर्व है, उसमें हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे अपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट है वो कंपैरिजन टू ऊपर वाला कर्व कम है। मतलब कि इसमें हमारा हर अपार्टमेंट सस्ता है एज़ कम्पेयर टू जब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम $15 थी। हम देख भी सकते हैं इसलिए कि यहाँ पे हमारी सारी कॉस्ट इससे तो नीचे ही है।
फिर अगर हम बात करें अपने सेकेंड पॉइंट की, तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर लेट सपोज हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम $15 हो जाता है, तो उस केस में जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो फार नहीं होगा, बट वो हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इससे हम ओवरऑल कंक्लूड क्या कर सकते हैं, दोनों कर्व्स को देखकर हम बोल सकते हैं कि जिन एम्प्लॉयज़ की हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम होती है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है कि वो अपार्टमेंट चूज़ करें जो उनके ऑफिस के पास में है। लेकिन जिन एम्प्लॉयज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम कम होती है, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट चॉइस होती है कि वो उन अपार्टमेंट को चूज़ करें जो उनके ऑफिस से थोड़ा दूर है। तो ये हम इसे ओवरऑल कंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है ऑप्टिमाइजेशन इन लेवल्स। अब इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।